नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि इस देश में एक तरफ भुखमरी है, दूसरी तरफ खाने की बर्बादी है। आप सोचिए, जहां लाखों करोड़ का खाद्यान्न बर्बाद चला जाता है, उस देश में 19 करोड़ लोग दूसरी तरफ भूखे सोते हैं। और जब हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं तो 117 देशों में से 97 स्थान है भारत का। और जब हम कुपोषण की बात करते हैं, अंडरवेट की बात करते हैं, एनीमिया की बात करते हैं, भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब है। वो भी ऐसे समय में जब 7,000 लोग भूख से मर जाते हैं प्रतिदिन। हम शादियों में 20 से 25% अपना भोजन बर्बाद कर देते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि इस अनाज को बचाने की, उस भोजन को बचाने की, उसे गरीब तक पहुंचाने की भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए तमाम योजनाएं समय समय तक चलाई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप जानते हैं 70 के दशक से कुपोषण से हम लड़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आज तक हम उससे लड़ ही नहीं पाए। और ऐसे में हम दर्जनों स्कीम लेकर आए, लेकिन उन स्कीमों का प्रभाव जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा। हालात सुधरे, लेकिन उस स्तर पर नहीं सुधरे जितना कि सुधरने चाहिए थे। आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इस अनाज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन, जो भूख से लोग मर रहे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया था, इस राष्ट्रीय शर्म का निवारण कौन ढूंढेगा। आज ऐसे तमाम सवाल है इंडिया बोले पे, जिसपे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ नरेंद्र तनेजा, मेरे साथ प्रवीण अग्रवाल साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ आशीष दुआ साहब, मेरे साथ बिजॉन मिश्रा साहब कंज्यूमर एक्सपर्ट, डॉक्टर सुमन सहाय एक जाना माना चेहरा, बीएम सिंह साहब फार्मर लीडर, मेरे साथ हरवीर सिंह साहब आप संपादक हैं आउटलुक के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेरे युवा साथी यहां पर मौजूद हैं जो यहां सवाल करना चाहते हैं और उनके जहन में भी यह बात है कि साहब भोजन उतना ही लीजिए जितनी आपकी जरूरत हो, क्योंकि आपसे बचा हुआ भोजन उन भूख से पीड़ित लोगों का पेट भर सकता है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। शादियों में भोजन की बर्बादी की तस्वीरें आती रहती हैं। एक तरफ सैकड़ों टन भोजन रोज बर्बाद होता है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 1 अरब 30 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। बर्बाद भोजन इतना ज्यादा होता है कि इससे 2 अरब लोगों के खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। विश्व खाद्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद हो जाता है। ये देश के खाद्यान्न उत्पादन का 40% है। देश में हर साल 25.1 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, लेकिन हर चौथा भारतीय भूखा सोता है। आंकड़े खौफनाक हैं। जिस देश में कुपोषण और भूखमरी इतनी बड़ी समस्या है, वहां भोजन की बर्बादी चिंता का सबब है। पीएम मोदी भी देश में भोजन की बर्बादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। टीम न्यूज़ नेशन। नरेंद्र तनेजा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, हम बहुत इतराते हैं, बहुत खुश होते हैं कि साहब हमारा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट कह रहा है कि 270 मिलियन टन अनाज इस बार हम पैदा करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन इस देश में होगा। लेकिन हमारा सर शर्म से झुक भी जाना चाहिए जब हम कहते हैं 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, एक बड़ी आबादी बच्चों की 5 साल से कम उम्र की कुपोषण का शिकार है। इसका समाधान कौन करेगा तनेजा साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमेश। और देखिए, प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रीय शर्म, नेशनल शेम बताया इसको। और देखिए, ये एक हमारे देश में अन्न का उत्पादन हो रहा है, हमारे देश में कोई खाने पीने की कमी नहीं है। आप दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, बेंगलोर शहर में देखिए, हर मोहल्ले के अंदर आज आउटलेट खुला हुआ, किस लिए कि वजन कैसे कम करें। वो आपको गाइड करते हैं कि ज़्यादा मत खाइए, है ना। मोटापा हमारे शहरों के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तमाम हज़ारों लोग डॉक्टरों पे जाते हैं मोटापे के लिए, मोटापे के ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, लाखों रुपए डॉक्टर उसमें कमा रहे हैं। और उसी देश के अंदर जो है, जैसे जो आपने आंकड़े दिए, मेरा मानना है कि आंकड़े दरअसल उससे ज़्यादा हैं। हमारे देश के अंदर वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनको मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, तमाम बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिलता, तमाम महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम में जिस तरह का खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये देखिए, ये राष्ट्रीय समस्या का ये है कि इसमें सामाजिक चेतना की ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो 2 तस्वीरें हैं भारत की, और कम से कम आपके न्यू इंडिया पे तो ये फिट नहीं बैठती। और आशीष दुआ साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस देश में आपने 70 से राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू कर दिया हो, जिस देश में सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड डे मील स्कीम हो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो, जिस देश में स्वच्छ भारत अभियान हो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, मिड डे मील स्कीम हो, उस देश में न्यूट्रिशनल पॉलिसी आपके पास एक नेशनल है, उस देश में अगर इतनी खराब तस्वीर है हमारे देश की, तो साहब इसका समाधान कौन ढूंढेगा? आशीष जी।
देखिए, अभी सुन रहे थे मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ की बात हो रही थी कि जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी, जो आज समस्या है पूरे देश की। सबको मालूम है, फिगर्स आपने दिए रमेश जी कि कितने लोग भूखे सोते हैं। 19 करोड़ के लोग करीब लोग भूखे सोते हैं। हर 4 में से 1 व्यक्ति भूखा है। पूरे वर्ल्ड में 8 है। हमारी पोजीशन बहुत ख़राब है उसमें। लेकिन मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस सरकार की कि इनको खाली इसमें इंटरेस्ट है कि किसको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। ये नहीं कि जो स्कीम्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लागू किया गया था, राइट टू फूड जो दिया गया था, उसको स्ट्रेंथन करने के बजाय उसको वीकन करने की पोजीशन कर रही है ये सरकार। उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। बीएम सिंह साहब, ये तो किसान की मेहनत का भी अपमान है। अगर उसकी मेहनत का अनाज खुले आसमान के नीचे सड़ जाए और वो 50,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास की कीमत का हो, ये तो किसान का मजाक है साहब। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, किसान के नाम पे राजनीति होती है इस देश के अंदर, और किसान भूखा मरता है, किसान बर्बाद होता है। ये जो हमें बार बार पॉलिसी लेके आते हैं ना कि किसान को हम बताएंगे कितना धन, कितनी प्रोडक्शन करना, क्या करना है। अरे ये तो वो किसान है जब आपके पास खाने को नहीं था, आप लाल गेहूँ मंगाते थे। उस समय बंजर ऊसर ज़मीन को आबाद करके देश को भरपूर खाना दिया है। उसको ये मत बताओ कैसे करना है, आप उसको पेमेंट करो। जहाँ तक सवाल उठता है आज भंडार का, इतना भंडार है, पर आपको आंकड़ों में ये भी मालूम होना चाहिए रमेश जी कि जो आपने आंकड़े दिए, जो लोग भूखे मरते हैं, जो देश को पालते हैं, देश को खिलाते हैं, वो खुद भूखे मर रहे हैं। आज अफसोस तो इस बात का है, जो हमें खिलाता है उसकी पूजा ना करें, उसको हम कुछ देना, पर हम जब देखते हैं कि वही आदमी रात को 2 रोटी नहीं मिलती उसको, तो हमें कृषि प्रधान देश कहने का कोई हक नहीं है हमें यहाँ पर। और जहाँ पर सवाल उठता है, आपने कुपोषण की बात करी है कि मेल न्यूट्रिशन की बात करी है, इसमें मैं बताना चाहता हूं, ये जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितने हम प्रोग्राम्स करते हैं, ये सब बकवास हैं। डॉक्टर सुमन सहाय, तो ये सरकारों को ये दायित्व लेना होगा साहब। इसके लिए सरकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए कि साहब अगर 48% थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाद थोड़ा स्थिति सुधरी है, अगर इतने बड़े पैमाने पे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, अविकसित हैं, कम वजन के हैं, एनीमिक हैं, तो साहब आप कौन से भारत की बात कर रहे हैं, कौन सा न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं आप? कोई भी न्यू इंडिया नहीं है। और जब तक हम बीएम सिंह की बात से सहमत हैं कि जब तक किसान का आदर नहीं होगा, किसान के पीछे सरकार खड़ी नहीं होगी, तब तक इस देश में ना तो खाद्य सुरक्षा हो सकती है और ना ही पोषण की सुरक्षा। बात शुरू हुई थी और आप ही ने बात शुरू की थी कि यहाँ पे खाद्यान्न की बहुत बर्बादी होती है। सिर्फ खाद्यान्न की बर्बादी अनाज से नहीं जुड़ी है, आपकी सब्जी बर्बाद होती है, आपका फल बर्बाद होता है, आपका दूध बर्बाद होता है। और जब ये सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं, तब जो पानी इस्तेमाल हुआ था इनके उत्पादन में वो बर्बाद होता है, जो चीज़ें खाद और ये सब जो इसमें इस्तेमाल हुआ था वो सारा बर्बाद होता है। देश एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है और फिर उसको बर्बाद कर देता है। तो वो लोग जो कि 21 डिज़र्ट खाते हैं उनकी तो हमें चिंता नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आप जितना खाद्यान्न, आप ये 21 डेजर्ट वालों को आप कैसे मौका दे सकते हैं जब आपके देश में इतनी बड़ी आबादी भूख से सो रही हो? तो वही तो हम कह रहे हैं कि वो तो आप उस पर पेनलाइज करिए, जो भी करिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप सब्जी की मंडियां हैं उसमें जब ट्रक उतरते हैं तो आप देखिए कितनी सब्जी वहाँ पे कुचल के खराब होती है। प्रवीण अग्रवाल साहब, ये होटल इंडस्ट्री को भी इस पे हाथ बटाना होगा साहब कि आपके यहाँ जितना खाना परोसा जाता है, मैं समझता हूँ कि उसका बड़ी क्वांटिटी जो है वो बर्बाद चली जाती है। साहब आप लोग सोचिए, अपने दिल पे विचार रख के सोचिए, एक रात को सोचिए तो सही कि एक तरफ इतनी बड़ी आबादी भूख से सो रही है, भूखे सो रही है, दूसरी तरफ अब इतने बड़े पैमाने पे अपना खाना बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है आप लोग अगर जिम्मेदारी उठाएंगे तो कुछ तस्वीर बदल सकते हैं हम सब लोग मिलकर? रमेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के अंदर जो खाना जो बनता है, जब हमारे कस्टमर्स हमारे पास में आते हैं, हमको ऑर्डर देते हैं, तो वो अपनी क्वांटिटी और प्राइस देख कर के हमें ऑर्डर देते हैं। और यदि कोई खाना यदि उनके डिश में बच जाता है तो वो पैक करा के ले जाते हैं। वो हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत बेयर मिनिमम वेस्टेज है। हमारे यहाँ पर वेस्टेज हमारे यहाँ होता नहीं है। मैं आपके बाकी पैनलिस्टों के साथ में मैं सहमत हूँ मैं कि जो खाना जो हमारे फर्स्ट पॉइंट से आता है, बाद में उसको जब स्टोर किया जाता है, जैसे आप FCI के गोडाउन्स वगैरह आप देखेंगे, जो वहाँ पे जो बर्बादी होती है, उस बर्बादी को यदि हम रोकें
तो हम एक बड़े पैमाने पे इस इशू को हम हल कर सकते हैं। वो तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उसकी चिंता तो है ही है, लेकिन जो कुक्ड फूड बर्बाद हो रहा है हमारा, हरवीर सिंह साहब मैं एक उदाहरण देख रहा था, केवल बेंगलोर में मैं देख रहा था 925 टन खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है सालाना शादियों में साहब, शादियों में। तो आप दो तस्वीर इस देश में कैसे चलने देंगे कि एक तरफ भूख से लोग मर रहे हो, दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पे खाद्यान्न और आपका फूड बर्बाद हो रहा हो? हरवीर सिंह साहब देखिए, दो आपने सही कहा है कि इसमें एक तो सामाजिक जागरूकता का बड़ा मसला है। जो लोग संसाधन संपन्न हैं वो उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो आपके पूरे मसले का, जो कुपोषण और भूख से परेशान जो लोग हैं, उनके मसले में जो सरकार की नीतियां हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करेंगे, आपके गोदामों में सड़ता रहेगा अनाज, क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं उस अनाज के खरीदने का। लेकिन आप फ्री नहीं बांटेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप फ्री में बांट दीजिए। भारत सरकार ने क्या कहा, हम फ्री में नहीं बांट सकते। तो एक तो ये बात आप देखिए कि कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पॉलिसी मेकर में और जो रूलिंग एलीट है उसमें, कि ये संसाधन किसी सरकार में बैठे बाबुओं या मंत्रियों का नहीं है। इस संसाधन पर देश के हर नागरिक का हक है। पैसा बचाने की तरफ ज्यादा चल रहे हैं, वेलफेयर की तरफ आप कम जा रहे हैं। बिजॉन मिश्रा साहब, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि देखिए साहब, हमारा सेंसेक्स 30,000 ही हो गया। हम कह रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सारी बातें सही है। मैं कह रहा हूँ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सारे इंडिया आपके ठीक है। लेकिन साहब, इस इंडिया का जो आदमी भूखा सो रहा है, उसको क्या मतलब आपकी जीडीपी से, आपके इन्वेस्टमेंट से, आपके सेंसेक्स से, आपके बाकी मुद्दों से? देखिए, एज अ नागरिक और एज अ कंज्यूमर हम लोग का सबका हक है और कानूनी हक है। वो क्या है? एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज। यदि कोई भी व्यक्ति भूखा सो रहा है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि उनको 2 टाइम खाना, उनको सही ढंग से होलसम मील मिले जो न्यूट्रिशियस है। और उनके लिए है कई स्कीम्स, आपने कहा कई स्कीम्स हैं, कई पॉलिसीज हैं, लेकिन जहां पर पिंच कर रहे हैं, जिनका जिम्मेदारी है वो यदि डिलीवर नहीं कर रहा है, उनका जरूर उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए सरकार को। तो ये वो तस्वीर है। 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति आई थी। 1995 में आप सोचिए, हम एक राष्ट्रीय कार्य योजना लेकर आए कुपोषण से लड़ने के लिए, लेकिन हालात बदले नहीं। प्रधानमंत्री ने तक राष्ट्रीय शर्म बताया, लेकिन इस शर्म का निवारण कैसे होगा, इसका ध्यान किसी की ओर नहीं गया। तनेजा साहब, एक और बात, हमारा ज्यादा नुकसान कहां पर हो रहा है साहब? जो हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत नीचे आ रही है इससे। और उसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो एक सर्वे में बताया गया, रिसर्च में बताया गया, वो 3 से 9% ऑफ जीडीपी है। यानी जिस जीडीपी को बढ़ाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, उसका 3 से 9% भूभाग सिर्फ इसी वजह से चला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब आपकी देश की जो जनता है, आबादी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं जितनी होनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो या मानसिक शक्ति हो। और दूसरी तरफ हमारे देश में समस्या रही है हेल्थ एजुकेशन की, तो साथ में रही है, तो जीडीपी पे तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो उसमें प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। चाहती है वो, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। अग्रवाल साहब, आपने एक लाइन में कह दिया साहब, ये होटल इंडस्ट्री और जितने भी रेस्टोरेंट है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इन पे आप सवाल भी मत खड़ा कीजिए। मैं लेकिन फिर भी एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते आपको मानता हूं, अगर ऐसा होता है, मान लीजिए, आपको लगता है कम से कम अब हमें समझना चाहिए साहब, कम से कम मानवता के नाते ही हम इस सोच को आगे ले आएं। अब शादियों में मैं देख रहा था 25% खाना बर्बाद हो जाता है, 25%। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं। हमारे पास में भी एक कंसेंसस आया था जिसका 6.8% वेस्टेज जो है शादियों में और पार्टियों में होता है। ये हमने भी इसका कंसेंसस निकाला था। हमने ये आज से करीब 3 साल पहले हमने निकाला था इस कंसेंसस। हमें भी पता है और हमने भी उसके ऊपर मेजर्स हमने उठाए कि वेस्टेज ना हो, क्योंकि इसमें अगर कमर्शियल एंगल देखने जाए तो कमर्शियल एंगल में भी नुकसान है, और अगर हम सोशली अगर देखने जाए तो भी बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे कुछ साथी यहाँ पर कुछ सवाल करना चाहते हैं, उनकी क्या राय है? एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को लगता है हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी की जरूरत है, ताकि हम गरीबों को फीड कर सके? आप इस चीज को मानते हैं? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, मानते हैं नहीं मानते? चलिए मैं आपसे पूछता, आपको क्या लगता है? एक बार उठिए,
आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे सरकार को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ जी, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम डिमोनेटाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सब विषय पे ध्यान दे रहे हैं, जीडीपी पे ध्यान दे रहे हैं, पर हमने देखा ही नहीं कि आज ज़्यादा लोग तो भुखमरी में मर रहे हैं। पहले उनका हालत सुधरेगी तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ इसके अंदर हमको खुद ही सोचना चाहिए और हर एक व्यक्ति को जो है खाना बचाना चाहिए। और जो बचता है खाना, शादी वगैरह के अंदर बात करें, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे जाते हैं, पहले खुद चेंज लाएंगे जब भी पॉलिसीज़ आगे काम करेगी। अगर खुद चेंज नहीं लाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे पार्ट 3 की। इसके तहत 70% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है। 29% बच्चे कम वजन के हैं। 42.5% बच्चे अंडरवेट हैं और कुछ बच्चों की हालत बेहद खराब है। मतलब वो एक तरह से समझिए मौत के करीब जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर 2013 में थोड़ा सुधरी है और इस सुधार के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक सर्वे भी कराया, जिसके तहत जो अंडरवेट थे वो 42% से 29% में पहुंच गए, जो अविकसित थे वो 48 से 38% में पहुंच गए और जो सबसे खराब हालत में बच्चे जी रहे थे वो 19% से 15% में पहुंच गए। सवाल यह है, तस्वीर बदली है लेकिन देश में कुपोषण की क्या स्थिति है, जरा इस तस्वीर पर नजर डाल लेंगे। गोदामों में गेहूं की बर्बादी का क्या आलम है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। देश भर के गोदामों से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें खबरों की सुर्खियां बनती रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है जितना ऑस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। हमारा 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास माकूल भंडारण की सुविधा नहीं है। देश के कुल उत्पादित फल सब्जी का 40% वक्त पर मंडी तक नहीं पहुंच पाने के कारण सड़ गल जाते हैं। बर्बादी की ये तस्वीरें उस मुल्क की हैं जहां 5 साल से कम उम्र के 35.7% बच्चे अंडरवेट हैं, 38.4% बच्चे ठिगने। समस्या गंभीर है, लेकिन अभी तक बर्बादी कैसे रोका जाए इस दिशा में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आशीष जी, जिस देश में मैं देख रहा था मनरेगा जैसी स्कीम हो, जिस देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, जिस देश में मिड डे मील स्कीम हो, जिस देश में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो, जिस देश में नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, जिस देश में रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो, अगर उस देश में इतनी बड़ी आबादी बच्चों की कुपोषित है तो एक बात तो आप मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम जमीन पे काम नहीं कर रहे। देखिए, जहाँ तक ये राष्ट्रीय समस्या की आपने बात की, इंटरनेशनली भी देखेंगे तो 1996 में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट हुई थी कि हम मॉल न्यूट्रिशन और जो भुखमरी है वर्ल्ड में कम करेंगे। 840 मिलियन से क्या किया 840 मिलियन से 400। उन्होंने 16 अक्टूबर को इंटरनेशनल फूड डे मनाने की बात कह दी। अब एक दिन साल में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय फूड डे मना देंगे उससे इस समस्या का समाधान तो होगा नहीं। तो वो 840 मिलियन से 420 मिलियन करने की बात कही थी, लेकिन वो 2005 में बढ़ के 1 बिलियन हो गया। तो वर्ल्ड वाइड ये जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, इनमें जो समस्याएं हैं, जो वर्ल्ड में ओवरऑल प्रोडक्शन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 10% ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन टन्स के आसपास होती है, लेकिन 30 से 40% फूड वेस्ट हो जाता है। तो एक तो वर्ल्ड कम्युनिटी को सबसे पहले जो मेरा एक सजेशन भी होगा कि जैसे वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक फॉर फूड बनाने की जरूरत है। एक सजेशन और मैं कहूँगा, जो रेस्टोरेंट वाले मिस्टर अग्रवाल थे, वर्ल्ड में बहुत सारे जगह रेस्टोरेंट्स में कॉन्सेप्ट है, स्मॉल प्लेट्स का कॉन्सेप्ट है कि आप आपके पोर्शंस के हिसाब से आप पे कर सकते हो। अब अकेले हम खाने जा रहे हैं तो यू कैन ऑर्डर अ स्मॉल प्लेट, आपको पूरा खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, तो आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा। साहब, मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए ये सुधार ऐसे नहीं होने वाले। आपने राष्ट्रीय स्तर पे स्कीम बना दी, नीति आयोग बना दिया, उन्होंने समीक्षा कर दी, इससे नहीं होगा। आप पंचायत स्तर पे बीडीओ और पंचायत सेक्रेटरी को जिम्मेदार बना दीजिए, क्योंकि आप राशन तो दे ही रहे हैं। आप जिले स्तर पे डीएम को बना दीजिए और राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी से कहिए आपकी जिम्मेदारी है, भूख से मौत नहीं होनी चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है। आप अकाउंटेबिलिटी तो तय करना शुरू करिए इस देश पे। पहली चीज तो एक समझे हम लोग, इतनी डिबेट के बाद, क्या हमारे पास खाना है या नहीं है? हमारे पास गेहूं जितनी हमारी खपत है उससे बहुत ज़्यादा है, हमारे पास चावल बहुत ज़्यादा है,
हमारे पास पल्सेस में थोड़ी गुंजाइश है, बाकी सब्जी बहुत ज़्यादा है। जब सब चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, अब आप लगाइए हमारी बाइंग पावर क्या है। गरीब से गरीब आदमी मनरेगा के अंदर अगर उसको 100 दिन मिलता है, 140 रुपये में अगर 30 रुपये भी रोज़ उसके आते हैं तो 2 किलो भी आटा खाता है, चावल खाता है, सब्जी लेता है, भूखा नहीं मरेगा। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ये जितने लोग बात करते हैं, नियत नहीं है सरकारों की। मेरे साथ नीरजा चौधरी जुड़ चुकी है। नीरजा चौधरी ने इस क्षेत्र में काम किया है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन लेके आपने उन जिलों में गए थे जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। नीरजा, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम इंडिया बोले में। नीरजा, हम समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? देखिए, ओवरऑल जो सिचुएशन है, एक तो कुपोषण की सिचुएशन है कि आज भी 10 में से 4 बच्चे हिंदुस्तान में कुपोषित हैं, स्टंटेड हैं, मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे जूझना है, वो सिर्फ खाने की बात नहीं है, वो कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि आप पहले घंटे में माँ का दूध मिलता है कि नहीं, पहले 6 मंथ में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है कि नहीं, पहले 3 सालों में कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो 5-6 बार न्यूट्रिशन वाले बच्चे को देने चाहिए वो होता है कि नहीं। एडोलेसेंट गर्ल्स हमारी क्यों अनीमिक हैं, 54% अनीमिक हैं। प्रेग्नेंट मदर को क्यों नहीं मिलता है भरपूर खाना जो मिलना चाहिए, जिसकी वजह से अंडरवेट बेबीज पैदा होते हैं, वो अलग समस्या है, इससे जुड़ी हुई है खाने से लेकिन अलग है। लेकिन जो आप फूड वेस्टेज की बात कर रहे हैं, अगर ये सही है कि हमारे यहाँ चावल, गेहूँ, सब्जी एकदम उपलब्ध है, सबके लिए काफ़ी है, तो क्यों नहीं लोगों के पास पहुँच पा रही है? क्योंकि एक तो गोडाउन में आज मैं पढ़ रही थी कि 44,000 करोड़ का वेस्टेज है फूड का एक साल में। अगर ये आंकड़ा सही है तो इट शुड रियली शॉक अस, मेक अस सिट अप। लेकिन नहीं होता। क्या हिंदुस्तान में आज के दिन 2017 में हम गोडाउन नहीं बना सकते हैं क्या? पिछले 25-30 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, इसको ऑगमेंट करना है, इसको बढ़ाना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। इतनी एलिमेंट्री बेसिक चीज़ जो है हम नहीं कर पाए हैं। दूसरा है कि खाने का है, कितना वेस्टेज होता है। मुझे याद आता है कि मेरी माँ मेरे ख्याल 10 साल की थी तो एक चांटा मारा था मुझे, क्योंकि मैं मूडी थी और मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, और उन्होंने कहा था तुम अन्न को ना करती हो जब इतने लोगों के पास खाना नहीं होता है। वो आज तक मैं नहीं भूली। तो जाहिर है मैं मानता हूँ नीरजा जी, वो संस्कार हम सब पे आना चाहिए, और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे नीरजा जी, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। हम सबको जागरूक होना होगा, जिसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात पे भी किया था। आप कुछ कहना चाहती डॉक्टर सुमन साहब? कहना चाह रहे थे कि भंडारण का जो मसला है बड़ी आसानी से इसका हल निकलता है। आप वेयरहाउस से हट के साइलों में चले जाइए। कोई देश, विकसित देश जो है, वो कभी भंडारण एक वेयरहाउस में नहीं करता है, उसमें चोरी कम होती है। लेकिन हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, नहीं तो साइलोस में जाने से रोक क्यों रखो? कौन रोक? कोई नहीं, क्योंकि सबकी मिली भगत है उसमें, वो मिली भगत रोक रही है। राशन सड़ता है तो वो कहाँ काम आता है? ये भी एक तरह का शराब बनाने में जाता है। लेकिन ये सारी जो बहस जो चल रही है कि हमको गरीब को डिमांड करना होगा या सिटीजन को डिमांड करना होगा, इससे हम सहमत नहीं है। ये सारा उठा के इसकी जिम्मेदारी नागरिक पे डाल देना, गरीब पे डाल देना, ये गलत है। सरकार का ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है, और सरकार को आगे आके इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें जो अभी उठी है बात में, कि सिर्फ ये खाद्यान्न का मसला नहीं है। बड़ी अच्छी मिसाल है जहां बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, ब्राज़ील में ज़ीरो हंगर। उन्होंने ज़ीरो हंगर प्रोग्राम चलाया। ज़ीरो हंगर प्रोग्राम बड़ी सफलता से चला है। आप स्कूल, पोषण और हेल्थ को जोड़ दीजिए। उन्होंने कैश सब्सिडी को जोड़ दिया तो वो जब कर पा रहे हैं तो हमें क्या मतलब दिमाग नहीं हमारा है या क्या नहीं हो पा रहा है? मैडम, उनका भोलसाई प्रोग्राम चलता है वहां पर, बहुत, जिसको उन्होंने चला रखा। ब्राजील एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ब्राजील में हमें याद रखना पड़ेगा 80% अर्बनाइजेशन है, हमारे यहाँ पर जो है 60% रूरलाइजेशन है। वहाँ की अवेयरनेस हम लोगों से ज्यादा है। जहाँ पे ये जीरो हंगर प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तब अर्बनाइजेशन इस लिमिट का नहीं था, और ये चीजें अब लैटिन अमेरिका के और देशों में भी। हरमीत सिंह साहब, जो मैंने कहा कि आप निचले स्तर पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए और देखिए आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। देखिए पैसा इतना खर्च होता है और इतनी स्कीम्स हमारी हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि जहां स्कीम पहुंचाने का जिम्मा जिनके पास है
वहाँ सबसे पहले करप्शन शुरू होता है। लोग स्कीम का मतलब मानते हैं कि कमाई का एक नया रास्ता खुल गया है। वो आप ये ICDS लगा लो, ये आपका जितना भी आपका हमारा PDS का सिस्टम था, आप पूछे दुकानें किसके पास हैं, पॉलिटिशियंस के रिश्तेदारों के पास है या पार्टी वर्कर्स के पास शॉप आप कह रहे हैं। फेयर प्राइस। तो ये पूरा का पूरा उस तरीके का मसला है। और ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुमन जी से कि अब बार बार एक बड़ा आपके पास जुमला है कि साहब समाज करेगा। समाज क्यों करेगा? ये सिस्टम किस लिए बैठा हुआ है? और जो भंडारण की बात है, साइलोज का मैं आपको बताऊं कि साइलोज का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ आपसे 30-40 साल पहले आया। हापुड़ में साइलोज बने हुए हैं, ये पूछो यूज़ कौन कर रहा है? दिल्ली में मायापुरी के पास FCI के साइलोज हैं और अब प्राइवेट कंपनियां साइलोज लेके आ रही हैं। सवाल इस बात का है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, चमचमाते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट, आप बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, आप गांव में गोडाउन क्यों नहीं बनाना चाहते? बिल्कुल। जिस गांव में आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उस गांव से पहले तो आप प्रोक्योरमेंट करके बड़े सेंटर पे ले जाते हैं, फिर वापस PDS के लिए उस गांव में अनाज आप भेजते हैं। का आप कह रहे हैं कॉस्ट कम होगा। मैं आ रहा हूं एक मिनट। नरेंद्र तनेजा साहब, अब हमारे यहाँ क्या होता है, मान लीजिए हमने इस राष्ट्रीय समस्या को 3-4 बार उठाया तो हमारी विधानसभा और संसद इस पे एक कानून बना देगी और कहेगी देखिए हमने बड़ा सख्त कानून बना दिया। तो कृपया करके आप कोई इस पे कानून ना बनाए, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट पॉलिसी स्तर पे कैसे किया जाए उसका समाधान खोजिए। आपको नहीं लगता अब हमें इस तरफ विचार करना चाहिए? देखिए बिल्कुल रमेश, जैसे मैंने पहले कहा कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इतने आज़ादी के इतने साल बाद और खाद्यान्न अच्छे होने के बावजूद क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम खाली इस पे बैठ जाएं, कोई अगर मैंने कहा कि समाज को आगे पड़ेगा तो आप टारगेट करिए, ये कैसे कह दिया सरकार को सब कुछ करना है और खाली सरकार को करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मेरा ये मानना है देखिए सरकार अपना काम करें और उनको करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है, इसीलिए उनको चुना जाता है। तो इस देश में स्थिति क्या है जरा समझिए। जो किसान अन्न उत्पादन कर रहा है वो भी आत्महत्या कर रहा है, जिसके लिए अन्न उत्पादन कर रहा है वो उस तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं बनाई जा रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? सरकारों को इस पे ध्यान रखना होगा। कुछ मेरे साथी और सवाल करना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि ये समस्या दरअसल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे पर फेंकती है, लेकिन वास्तव में दोनों ही कुछ नहीं कर पा रही है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। लोग बोलते हैं कि एजुकेशन से चेंज आ सकता है। मुझे लगता है जो बाहर की स्कीम है कि हर लेवल पे कंपलसरी हेल्थ क्लास होनी चाहिए, कि हर बच्चे को अपना खुद का ध्यान रखना आना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा एक ऑर्डर पास करना चाहिए। आई थिंक दैट ये मैनेजमेंट में ही गलती हो रही है कि क्योंकि प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो रही है और गवर्नमेंट इसे एज अ लेगटिकल अप्रोच से देख रही है इस टॉपिक को। तो हमें ये एक ऑफेंस नॉट एज अ सेंसिटाइजेशन के बदले हमें ये ऑफेंस कर देना चाहिए कि आप खाना आप कह रहे हैं पनिशेबल ऑफेंस कर देना चाहिए। मैं आता हूँ उस पर। हामिद। हाँ जी, एक्चुअली अयोध्या में अभी हमने देखा खाना इतना बर्बाद हुआ। अकाउंटेबिलिटी दे रखी है कि खाना जो आए, अनाज जो आए वो किसानों से अनाज खरीद के फिर पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंच रहा कहाँ है? हर जगह अनाज या तो सड़ रहा है या बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये पहले देखें कि इसको एक ये सुझाव आ रहा है डॉक्टर सुमन साहब कि इसे पनिशेबल ऑफेंस करना चाहिए खाने की बर्बादी को, खासकर ये जो शादी ब्याहों में समारोह में होता है, क्योंकि फूड बैंक बनाने की बात हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं इसको पनिशेबल ऑफेंस करने से समाधान हो जाएगा। हाँ, हम इससे बहुत सहमत हैं, क्योंकि हम सिर्फ सरकार की या अन्य किसी और एजेंसी की नीयत पे भरोसा करें, उसका समय निकल चुका है। हाँ। नीयत देखते देखते देखिए बहुत सारी जगह इस तरह के एक्ट हैं। हमारे देश में 2006 में लागू हुआ था विवाह में जो वेस्टेज को रोकने के लिए, उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि सिंध में, पाकिस्तान में भी बहुत स्ट्रिक्ट इस तरह वहाँ बहुत उन लोगों ने बहुत तरीके से इवन एक क्रिकेटर की शादी में भी बहुत पेनल्टी देनी पड़ी थी उनको, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डिशेस सर्व की थी। नीरजा जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर दिखाना होगा? बहुत सारे लोग हमारे मित्र कह रहे हैं शादी में जितनी भी बर्बादी हो रही है, होटल रेस्टोरेंट या हमारे आम, इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए साहब। देखिए एक तरीका हो सकता है ये कि आप लिमिट कर दें कि कितनी डिशेस सर्व होंगी। जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ भी होता था, सिर्फ आलू की डिशेस आप दे सकते थे। उससे क्या होता है कि लड़कियों का जो उसका प्लस पॉइंट है कि लड़कियों की फैमिली के ऊपर लड़के की फैमिली का प्रेशर भी नहीं होगा कि आपको स्टेटस की वजह से इतना देना है। आज की शादियों में जाओ तो 100 डिशेस, 200 डिशेस। हरबीर सिंह साहब, आपका समाधान, आपका सोल्यूशन क्या है? देखिए मेरा मानना है कि जो पनिशेबल ऑफेंस की बात है
पनिशेबल होना चाहिए, लेकिन इस पनिशमेंट की शुरुआत हमें सरकारी अधिकारियों और सरकार से करनी चाहिए। आपके सुझाव सर आंखों पे, हम उनको ठीक करेंगे और राज्य सरकारों की भूमिका भी होगी और साथ में जो एनजीओज हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंचायत हैं, जिला हैं, सबको आकर के मिशन मोड में ही काम करना पड़ेगा। जब तक हम इस मोड में नहीं आएंगे हम एक दूसरे पे वो आरोप लगाते रहेंगे और हमारे बच्चे जो हैं, जो परेशान हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, वो ऐसी उसमें चलते बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा साहब। देश को कुपोषण मुक्त बनाना है, भूख मुक्त बनाना है, तो हमें खुद भी एक जिम्मेदारी और भागीदारी निभानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इंडिया बोले देखने के लिए।